हे हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि प्रीलिम्स 2026 के लिए आप सभी की तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी होगी। लेकिन इससे पहले कि आप अपने रास्ते में डिविएट हो और जो कि अब हाइप फिर से चलने वाली है, ठीक है, पीवाईक्यू और ख़ास तौर पे पीवाईक्यू ट्रिक्स की, कहीं आप उसकी गलत हाइप में पढ़ करके आप भी अपना अटेम्प्ट कहीं बर्बाद ना कर लो, ये कह के कि दिस प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम एटसेट्रा। तो उसके लिए एक फैक्चुअल एनालिसिस ये वीडियो आपको देगी और मैं यहाँ पे रिवील करूँगा कि पीवाईक्यू हाइप के रॉन्ग जाने के बावजूद अगर आप सही तरीके से चीज़ों को करते हैं तो 30 प्लस क्वेश्चंस आपको 2025 के प्री में भी, जिसे कि माना गया कि ये बहुत ही करंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर था, उस प्रीलिम्स में भी आपको 30 प्लस क्वेश्चंस एंड सम ऑफ देम, मैनी ऑफ देम एक्चुअली वर डायरेक्ट लाइन टू लाइन रिपीटेशंस फ्रॉम पीवाईक्यू। अगर आप एक प्रॉपर अप्रोच का यूज़ करेंगे तो भाई आपके इन 60 नंबरों में से कम से कम 40 प्लस मार्क्स का जो गेन है वो कहीं नहीं जाता है। शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ देखिए पहले प्रूफ के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ से आपको आइडिया लग भी जाएगा कि पीवाईक्यू का अगर आपने रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है तो करना कैसे है। आज सबसे पहले एक बात समझो, जो भी आपको पीवाईक्यू के नाम पे ट्रिकें बताएगा ना, देखो ट्रिकों का काम होता है सिर्फ 8-10 नंबर ज़्यादा लाना। ट्रिकों के बेसिस पे आप जिंदगियां और पूरे पेपर नहीं निकालेंगे। मुझसे पूछ लो भाई, है ना, मैं वो व्यक्ति हूँ जो है ना जिसने सिर्फ ट्रिकें नहीं कहीं बताई हुई है। मैंने भी बहुत सारे प्रीलिम्स के अटेम्प्ट दिए हुए हैं एंड 3-4 बार मेरा बढ़िया से प्रीलिम्स कोई क्लियर हुआ भी है, 110 प्लस मार्क्स से क्लियर हुआ है। लेकिन मैंने कभी ट्रिकों का भरोसा नहीं किया। जिस चीज़ पे भरोसा किया वो था नॉलेज, और नॉलेज का प्राइम जो सोर्स है, प्राइम सोर्स, सबसे बेहतरीन जो नॉलेज आपको मिलेगी खास तौर पे यूपीएससी के बारे में, वो यूपीएससी के ही पीवाईक्यूज है। कैसे अभी देखते हैं। जैसे देखिए ये एक बाउंसर क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने ये गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इस क्वेश्चन को डिसाइड नहीं कर पाए कि टाइटल और ऑनर रिटेन करने थे या फिर उन टाइटल या ऑनर्स को, है ना, उन्हें रिनाउंस करना था। इसी पे वो डिसाइड नहीं कर पाए। डायरेक्ट सेम ये देखो लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, 2010 में पूछा था कि ये जो प्रोग्राम है जो यहाँ दिया हुआ है जिसमें कि बायकॉट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस एटसेट्रा एटसेट्रा, कॉलेज के बायकॉट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें, है ना, ये सब चीज़ें कौन से इसमें प्रोग्राम में थी, है ना, ये आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि इनमें से कौन सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्लान नहीं है ना। पहले का सवाल है ये यूपीएससी का 2008 का, इसमें एक ये भी था, है ना, बॉयकॉट ऑफ टाइटल, ये भी था। डायरेक्टली यहाँ पे आया। अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा होता तो आपको इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती। बहुतों को हुई, क्यों? क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाए कि ये था या नहीं। डायरेक्टली लाइन टू लाइन देखिए यहाँ पे, है ना। आई होप आप ये देख पा रहे होंगे। और एक बार नहीं, ये फिर 2010 में सीएपीएफ में फिर से पूछा गया सेम, कि कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन में देखो सरेंडर ऑफ टाइटल्स, ऑनरेरी ऑफिसेज एटसेट्रा, सेम क्वेश्चन आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आर करेक्ट, है ना, पॉइंट बताए हुए हैं कि इनमें से क्या क्या चीज़ें उसमें कही गई थी। एक यहाँ पे सरेंडर ऑफ टाइटल भी था। समझ रहे हो? जैसे अरग हत्ता पे दूसरा ये क्वेश्चन है, ये दूसरा देखो लाइन टू लाइन बता रहा हूँ मैं। अरग हत्ता पे क्वेश्चन 2025 का ये है, ठीक है। ऑलरेडी ये 2016 आईएएस में पूछा हुआ है कि अरग हत्ता क्या था। देखिए 2021 का ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जो किस चीज़ पे पूछा था कि भैया सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कैसे है। अगर आपने इसे पढ़ा होता अच्छे से तो आपको यहीं पता चल जाता कि भैया इंडिया में आरबीआई इंडस्ट्री बॉडी को दे ही नहीं रहा है, प्राइवेट बैंकों को दे, मतलब इंडस्ट्री बॉडी को, है ना, प्राइवेट बैंक नहीं, ये मैंने गलत बोल दिया, इंडस्ट्री बॉडी को, कंपनियों को थोड़ी ना लोन देता है आरबीआई। समझ रहे हो? तो जो भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता है वो बैंकों के साथ जो है आरबीआई उसमें डील कर रहा होता है। तो इंडस्ट्री बॉडीज में नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2025 में पूछा हुआ सवाल है। सीनियरेज का तो आपको पता ही है कि क्या चीज़ होती है, लेकिन आरबीआई के इनकम का इनमें से क्या क्या हिस्सा होता है। क्या लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनी होगा? नहीं, पहले ही आपको पता हो जाता अगर आपने ये 2021 का पीवाईक्यू हमारे साथ अच्छे से किया होता। इसे ही काट देते तो आप आंसर के करीब पहुंच जाते। यहीं से आपका आंसर निकल जाता 1 2 एंड 4 5, है ना। तो भाई इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करोगे, अभी तो देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देख लेना, है ना, वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ों को देखिए। आप यहाँ कैसे रिपीट होते हैं एक ही कॉन्सेप्ट।
तो वो जो कह रहे हैं ना आपको कि भैया नहीं बवासीर पेपर बना रहा है यूपीएससी, बहुत ही करंट ओरिएंटेड पेपर बना रहा है, ऐसा नहीं है। वो अपने पीवाईक्यू से ही सवाल पूछ रहा है, आगे आगे तो आपकी आंखें चौंक जाएगी, देख लेना। और ये सब चीज़ें भाई, ये सब चीज़ें आपको ट्रिकों में नहीं मिलेगी। ये सब आपको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू रिसर्च करनी पड़ेगी। रिवीजन ही पीवाईक्यू के थ्रू कीजिए। मैं तो कहता हूँ थीम वाइज पीवाईक्यू ऐसे एनालाइज कीजिए जिसमें आरबीआई पे ही जितने आज तक पीवाईक्यू पूछे हुए हैं सारे आरबीआई के पीवाईक्यू उसमें पढ़िए। अपने एंड पे भी आप कर सकते हैं, मैंने ये आपके लिए करके रखा हुआ है। 150+ आवर्स का आपको जीएस का रिवीजन का ये कंटेंट मिलेगा, रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू, थीम बेस्ड। मान लो आरबीआई है, आज हमने पकड़ा हुआ तो आरबीआई पे, मान लो इन्फ्लेशन है, आज तक यूपीएससी ने सारे एग्जाम में जितने इन्फ्लेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके, आपको अलग से सीए पढ़ने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत रैपिड रिवीजन ओरिएंटेड ये आपको मॉड्यूल मिलेगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। और एक चीज़ मैं आपको शर्त देता हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि ये लास्ट प्रीलिम्स होगा आपका, दिस प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स। एक बात की गारंटी है भाई कि आपके 40-50 नंबर कहीं नहीं गए इसमें से, है ना। पिछले साल के नीचे कमेंट वो सारे लोग करेंगे जिन लोगों ने इसमें एनरोल किया होगा, अगर वो अभी फिर से सुन रहे होंगे मुझे यहाँ वीडियो देख रहे हैं, तो दे विल कमेंट कि भाई, है ना, कितना यूज इसका रहा, और डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड रिपीट हुए हैं इसमें। जैसे ये देखो, कैपिटल रिसीट, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों पे सवाल पूछे हुए हैं कि भैया कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का क्या होता है। वो सिमिलर नेचर के सवाल यहाँ पूछे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होता है, ये देखो, है ना। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट, ये देखो, डिसइन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड एज कैपिटल रिसीट। सेम क्वेश्चन सीएपीएफ 2022 रिपीट भाई, लाइन टू लाइन यहाँ पे आपके रिपीट हो रही है चीज़ें, है ना। विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी, इनमें से क्या चीज़ें करेक्ट है। क्या नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करना कैपिटल रिसीट है, 2022 का ये क्वेश्चन है। डेट फाइनेंसिंग कैपिटल रिसीट है, डेट फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये है इक्विटी फाइनेंसिंग, क्या ऐसा है, नीदर वन नॉर टू। ये सब चीज़ें अगर आपने पढ़ी होती तो यहाँ आपको पता होता कि इंटरेस्ट, बोरोइंग एटसेट्रा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हालांकि ये है, बट यूपीएससी बार बार पूछता आ रहा है, तो आपको ये चूज करना है कि भाई आपके लिए सही क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ पूछा है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इनमें से कौन से है, तो हमने पूरा इसका भाई ब्रेक डाउन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी 2016 में पूछ रखा है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ऑलरेडी पूछ रखे हैं। एनआईआईएफ पे सवाल पूछे हुए हैं, एनआईएफ पे सवाल पूछे हुए हैं, तो है ना, फंड ऑफ फंड्स, ये हेज फंड, बॉन्ड, स्टॉक्स, वेंचर एटसेट्रा, इनमें से क्या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा है। फाहयान पे सवाल आया हुआ था इस साल 2025 में, है ना। कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे भी डिफिकल्ट यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछ रखा है। सीएपीएफ के सवाल देखना भाई, बहुत धुआंधार सवाल होते हैं। अगर आपको सीएससी से भी बेहतरीन स्टैटिक के क्वेश्चन पढ़ने हैं ना, तो आपको सीएससी, एनडीए और सीडीएस के सवाल देखने पड़ेंगे, उनके होते हैं धुआंधार क्वेश्चन। उल्टा होता है ये, सीएससी के क्वेश्चन सीडीएस में रिपीट नहीं होते हैं, उल्टा होता है। 3 साल पहले के सीडीएस के क्वेश्चन सीएससी में आ जाते हैं, लैंग्वेज चेंज की जाती है बस। ये देखो, इतने सारे ट्रेवलर एक ही बार में आपके पीवाईक्यू में रिवाइज हो जा रहे हैं, यहीं से वो सवाल पूछ रहा है। और एक बार नहीं, 1999 में भी ऑलरेडी इस पे सवाल पूछा हुआ था। मिताक्षरा और दया भागा पे 2021 में उन्होंने सवाल पूछा था, नया नहीं था, 3 बार ऑलरेडी 1997, 99, 2002 में मिताक्षरा और दया भागा पे उन्होंने ऑलरेडी सवाल पूछ रखा था। उस साल तो एकदम से वो बॉम्ब शेल की तरह आ गया कहीं से, नहीं ऐसा नहीं है ना। ये देखो 5वां 6ठा ये कोई क्वेश्चन है, फिर से साराबंदी, नो टैक्स कैंपेन, ये आप मुझे बताएंगे, है ना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नो टैक्स कैंपेन 1922 में इनमें से किसने लीड किया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर देखिए ये भाई साहब, ये देखना, विष्णु दिगंबर पालुष्कर, इन्होंने, है ना, इन्होंने अपनी जो गंधर्व महाविद्यालय है ये कहाँ इस्टेब्लिश किया, ये सवाल पूछा हुआ था। अगर आपने ये पीवाईक्यू पढ़ा होता 1999 का, जो कि हमने पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में कवर नहीं किया, ये नहीं किया था कवर, मैं ऑनेस्टली बताऊं, है ना, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट चीज़ें कवर करनी भी नहीं होती है, हर चीज़ नहीं करना होता है। बट मुझे ये देखते देखते आश्चर्य हुआ कि जो वंदे मातरम हम गाते हैं, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, उसकी जो धुन है वो इस महापुरुष ने बनाई है और हमें मालूम ही नहीं है, और यूपीएससी ने ऑलरेडी ये पूछ रखा है। तो कल को अगर वो वेंकटमाही, श्याम शास्त्री, अमीर खुसरो इन पे सवाल पूछ ले तो हमें रोना नहीं आ जाना चाहिए।
क्यों? क्योंकि हमें मालूम है वो स्टैटिक अपना PYQ से पूछ रहा है। पॉलिटी का तो मैंने डाले ही नहीं है, क्योंकि वो तो सारे PYQ होते हैं, वो सारे रिपीटेड होते हैं। जैसे इस साल पूछा था ना कि प्रादेशिक राजउपयुक्ता ये चीज़ें क्या होती है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पूछा हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इनमें से कौन सा ऑफिसर था राजुक। ये पढ़ा होता है 2009 का CDS का। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन हैं, ये तो मैंने एक सैंपल लिया हुआ है। राजुक बहुत बार सवाल आया है UPSC का। ये देखो डायरेक्ट रिपीटेशन देखना है, डायरेक्ट रिपीटेशन 2006 CDS का कि अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज लेस इन सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एरिया। एटमोस्फियर इज ड्राई एंड विंडी इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज। नहीं, कैसे होगा ड्राई भाई सब ट्रॉपिकल एरियाज में, सॉरी सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इज लेस। देखो सेम क्वेश्चन इधर आपका रिपीट होता है। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एटमोस्फियर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट विंड हैव लेस ड्राई विंड्स। ये गलत है, वहां ज्यादा ड्रायर्स होते हैं, राइट। इक्वेटर के कंपैरिजन में सब ट्रॉपिक्स में ड्राई विंड होगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में है ITCZ, वहां होगी बहुत बारिश, वहां है गर्मी, वहां होगा बहुत मॉइस्चर। सब ट्रॉपिक्स में मॉइस्चर नहीं है उतना, ITCZ नहीं बन रहा है, हाई प्रेशर है सब ट्रॉपिक्स में, तो वहां होगा ड्राई विंड, तो वहां होंगे डस्ट पार्टिकल भी ज़्यादा। तो क्या ये नई बात पूछ ली? नहीं, पुरानी बात है, ऑलरेडी UPSC ने पूछ रखा है। और ये सब चीज़ें देख लेना, है ना, PYQ ही आपको बचाएगी, लेकिन एक तरीके से पढ़ोगे तो बचाएगी। जैसे देखो 2025 का ये सवाल है ना, विदाउट द एटमोस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय एटमोस्फेयर मेंटेन्स प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। एटमोस्फेयर्स गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड पर्टिकुलरली गुड इन एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। तो रेडिएशन ट्रैपिंग पे ये सवाल 2025 में था, 24 में सेम सवाल से थोड़ी अलग उससे पूछा हुआ है उन्होंने लैंग्वेज में। स्टेटमेंट 1 थी कि एटमोस्फियर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नहीं, क्यों? क्योंकि ये सवाल ये कॉन्सेप्ट हमने PYQ रिसर्च प्रोग्राम में पढ़ा है। मैं यहाँ आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये गलत है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये PYQ से है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोस्फियर आर गुड एब्जॉर्बर्स और ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। सेम ट्रैपिंग रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमोस्फेरिक गैसेज। भाई एक बार PYQ पढ़ लो, अगले साल वहीं से वो सवाल बनाता है। और एक ही बार नहीं आया है, 2012 में फिर से वही चीज़ थी। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। कौन सा इंफ्रारेड? जो धरती बाहर छोड़ती है, अल्ट्रावायलेट नहीं, वाटर वेपर ऑफ एयर नहीं, ऑल द सोलर रेडिएशन नहीं। मेनली गर्म क्यों हो रहा है? इंफ्रारेड रेडिएशन, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वो हीट अप करता है। सन से आने वाली रेडिएशन एटमॉस्फेयर को उतना हीट अप नहीं करती है, समझ रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब चीज़ें PYQ से ही हैं, सब चीज़ें। ये देखना, जनवरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जनवरी वार्मर एटसेट्रा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूछा हुआ है। वन सेकेंड गाइस। राइट, तो इस तरीके से उन्होंने पूछा हुआ है कि भैया जनवरी में कहाँ कितना है, और ये आई थिंक किस चीज़ पे है, 1 मिनट, हाँ आइसोथर्म पे पूछा हुआ है। नई बात नहीं थी कि आइसोथर्म जनवरी में किधर होगा, फेब है ना, गर्मी में किधर होगा, ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी 2024, देखो ये 2025 का क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है, कंपेयर कर लेना, आराम से पढ़ लेना। सेम क्वेश्चन इधर आपको मिलेगा, सेम थीम पे सेम क्वेश्चन, एक बार पढ़ लिया होता ना। और आइसोथर्म हमने माँ कसम से एक बार इसमें एनरोल करना, PYQ रिसर्च प्रोग्राम में, है ना, नाम बदल के रख देना। पिछले साल के रिकॉर्डेड सेशंस कुछ एक इसमें है जो स्टैटिक के हैं, देख लेना। 24 के प्री के बाद से हमने ये सब चीज़ें कितना कॉम्प्रिहेंसिवली किया था, और डायरेक्ट यहाँ से वो क्वेश्चन बने हुए हैं। एक बार पढ़ लिया होता है। और आइसोथर्म ये जानना, ये बहुत वो नहीं हो जाएगा आपके लिए, अदरवाइज़ याद करने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक बार अगर आप देखेंगे मज़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए COP28 पे सवाल पूछा था कि COP28 में क्या बाइंडिंग कोई डिक्लेरेशन है?
नहीं। अगर आपको मालूम होता, अगर आपने हमारे साथ PYQ रिसर्च प्रोग्राम किया होता तो उसके एनवायरनमेंट सेक्शन में मैंने एक बात स्पेशली आपको कहा था कि जब भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह हो, मोस्ट लाइकली डेक्लेरेशंस कोई भी बाइंडिंग नहीं होती। जहाँ जहाँ नाम के आगे डेक्लेरेशन होगा ना, मोस्ट लाइकली वो बाइंडिंग नहीं होगी। ह्यूमन राइट्स की डेक्लेरेशन, UN डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट भी बाइंडिंग नहीं है भाई कंट्रीज़ पे। तो ये तो क्या ही है। न्यूयॉर्क डेक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट पे सवाल आया था, ऑप्शन सेम था कि क्या ये लीगली बाइंडिंग डेक्लेरेशन है, इसे आप एलिमिनेट कर देते तो आंसर के पास पहुंच जाते, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे। यहाँ तो भाई इसकी आगे जो एक्सप्लेनेशन वाली स्टेटमेंट थी ना, वो स्टेटमेंट्स ऐसी थी, अगर आपने यही यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया होता तो आंसर आपका वहीं पे आ जाता, क्योंकि वो मैंने फिर आगे डाली नहीं, स्पेस नहीं है उतना, है ना। हाँ, ये जस्ट रेफरेंस के लिए। फिर देखो अगला सवाल कौन सा, आई थिंक 14th या 15th सवाल में हम पहुंच चुके हैं, है ना। और ये अभी आधे पेपर की ही वीडियो बनाई है मैंने, पार्ट 2 इसका और आएगा प्रूफ के साथ। ये सिर्फ फर्स्ट 50 क्वेश्चंस की ही वीडियो है। देखो, रेन फॉरेस्ट पे सवाल पूछा हुआ है, मैराइन फाइटोप्लैंक्टन क्या 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं? पता था क्या आपको? पता था तब भी ठीक है, नहीं पता था भाई इधर देखो, PYQ है। और PYQ रिसर्च प्रोग्राम में कसम से, नॉट ओनली इन PYQ रिसर्च प्रोग्राम, पिछले साल प्रीलिम से ठीक पहले मैंने 2 वीडियोस डाली थी। वो वीडियोस डाली हुई थी डाउन टू अर्थ की, पूरे पिछले साल की एक साल की न्यूज़, है ना, उसके करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक करके। उसमें हमने फाइटोप्लैंक्टन को, जू प्लैंक्टन्स को, है ना, और जो अपना डायटॉम्स है, डायटॉम्स के रोल को, इन सब चीज़ों को इतना ब्रॉडली डिस्कस किया था। और ये ऑक्सीजन का एस्पेक्ट डायरेक्टली वहाँ डिस्कस हुआ था। और ये ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन था, PYQ देख लो। मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड्स, अच्छा नहीं, फ्लोटिंग प्लांट फाइटोप्लैंक्टन इन ओशन प्रोड्यूस ओवर हाफ ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। सेम क्वेश्चन यहाँ देख लो, क्या ही पढ़ना है। पता होता तो पता होता, आप आंसर के करीब पहुंच जाते। देखो, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, है ना, इन पे सवाल आया हुआ है। 2010 में हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे सवाल पूछा हुआ है। पूछा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से एग्जॉस्ट में क्या निकलता है, क्या पोल्यूशन होता है? नहीं, सिर्फ पानी निकलता है एग्जॉस्ट में। सेम क्वेश्चन देखो, 2010 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड रिपीट होता है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल ही है, उससे क्या निकलता है एग्जॉस्ट में? एग्जॉस्ट में निकलता है वाटर वेपर, पानी। सेम क्वेश्चन IAS में ही रिपीट हो रहा है भाई, ये IAS में। तो भाई ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी, अच्छा अभी और है इसके आगे, हे भगवान अभी और है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम PYQ रिसर्च प्रोग्राम में कवर कर रहे हैं आपके लिए। इसमें आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वन इन्वेस्टमेंट, ये आपकी जितनी भी आपने आज तक कोचिंग बजाय विजन से ली होगी, मेरे पास ये सारे लोग आए हैं, हाँ मेरे पास सारे लोग आए हुए हैं। कमेंट सेक्शन में वो नीचे हो सकता है बताएं भी, अपनी राय दें इस कोर्स के बारे में, जो जो इसमें एनरोल्ड हैं। लेकिन आप देखना, सिविल स्पॉट में मोस्टली वो लोग है ना एनरोल्ड हैं जिन्होंने कहीं वाजीराम से, कुछ बड़े इंस्टीट्यूट से, विजन वाजन से, जहाँ से भी 3-3 4 साल से उनके प्री नहीं निकल रहे हैं, वो फाइनल में यहाँ आते हैं भाई। एंड अगेन आई प्रॉमिस यू विद द प्रीलिम्स ओनली मेनली, और वो मैं फुल ट्रस्ट के साथ आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे प्रीलिम्स निकले हुए हैं, खुद के निकले हुए हैं। मेंस में मैं उतना अथॉरिटेटिवली नहीं कहता, लेकिन मेंस का अपना एक आंसर राइटिंग का ग्रुप चलता है, ठीक है, उसमें डेली आंसर राइटिंग होती है। उसका भी आपको यहाँ civilspot.in पे जाएंगे तो आपको उसका वो मिल जाएगा। डेली आंसर राइटिंग होती है, डेली आंसर को रिव्यू किया जाता है लाइव, है ना, 1-on-1। तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं भी है, लेकिन प्रीलिम्स इज समथिंग जिसको मैं अथॉरिटेटिवली भाई कह सकता हूँ कि आपको ट्रिकें जहाँ भी आपको वो, है ना, वो बेच रहे हैं ना एडे लगा करके, वो कोई अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, कसम से मैं सच में बता रहा हूँ आपको, है ना। कुछ एक लोग अभी आएंगे, है ना, कुछ वो यादव जी आएंगे, कुछ वो क्या नाम उनका, एक तो मैं इनका नाम भी भूल जाता हूँ, है ना, क्योंकि आजकल ऐसा है यूट्यूब में वायरल होना बहुत 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 ईजी काम है, अगर आप किसी तरीके से एल्गोरिदम को ट्विक करना जानते हैं, उस है ना एल्गोरिदमिक बिहेवियर को जानते हैं, तो ये वायरल हो जाते हैं। 1-2 साल आएंगे, अपना पैसा बुक करेंगे, 100 करोड़ कमाएंगे, साइट, है ना, 50-60 करोड़ बुक करके साइट, है ना, ये अपना बुक कर लेंगे। और ये सब चीज़ें चल रही है, लाइफ और साल आपकी जाती है। तभी मैं आपको कहता हूँ ट्रिक है ना, इजी अप्रोच देती है आपको, और आपको लगता है कि हाँ यार ये तो सच में ही है, एलिमिनेशन ट्रिक बेच रहे हैं भाई। एलिमिनेशन ट्रिक है ही नहीं, एलिमिनेशन इज नॉट ए ट्रिक एट ऑल। क्या एलिमिनेट करना है आपको? यहाँ ऑप्शन दिया है ना, करो एलिमिनेट।
ये ट्रिक थोड़ी ना है, ये कॉमन सेंस है। एलिमिनेशन इज नॉट ए ट्रिक, कॉमन सेंस है ना। मेन काम क्या है? मेन काम है एलिमिनेट करने के लिए गलत स्टेटमेंट ढूंढने के लायक तो हो, तब जा करके एलिमिनेशन लगेगी। ऐसे नहीं लगती अंड भंड आकर के उठ जाए आप और वहाँ पे कहीं पे भी कोई ट्रिक लगा दे। तो ट्रिकों से सावधान, काम आएंगी 10 मार्क्स के लिए, इससे ज़्यादा के लिए सावधान। कोई प्रॉमिस कर रहा है ग्रांटेड प्रीलिम्स अश्योर्ड मेंस, आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द फेट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। 2020 में हु यूज टू गिव यू एड्स, एवरी सेकंड पे उनका एक ऐड आता था। क्या है उनका आज, है ना। ये ऐसे ही है, 3 साल के लिए आएंगे। आजकल भी जो अंडरस्टैंड चल रहे हैं 3 साल तक चलेंगे, उसके बाद लोगों को मालूम हो जाएगा कि ओ सॉरी दिस इज़ अ फ्रॉड, है ना, दिस इज़ अ फ्रॉड। पैसे खिला करके और सबका ईमान बिका हुआ है। जितने टॉपर्स को आप AIR 1s को आप ऐसे करते हैं ना कि भाई वाह ये है AIR 1, कितना पढ़ी है, 1000 इंस्टीट्यूट से कोचिंग लिया है इन्होंने, है। हर एक इंस्टीट्यूट के बैनर में कोई आदमी कैसे हो सकता है? वो ज़िंदगी भर कोचिंग ही ले रहा था क्या, या ले रही थी क्या? नहीं। वही वो लोग होते हैं जो फिर छत्तीसगढ़ में जाकर के जिद करेंगे बच्चों की तरह, ए भैया IM AIR 2 मुझे दे दो, है ना, मुझे इसमें वो लगा लो, कलेक्टर का वो लगा दो सामने गाड़ी में। वही जा करके 4 साल के बाद एथिक्स लिखने वाला, एथिक्स पे बुक लिखने वाला आदमी 10 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। कहीं MP में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा। मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, बट UPSC भी इतनी ही अंधी है, UPSC भी इतनी ही अंधी है। दे थिंक कि इफ समबडी इज हैविंग गुड डिग्रीज, और ये एक इलीट बायस भी है, आप नॉर्मली देखेंगे ये इलीट बायस हर जगह है, हर इंस्टीट्यूशंस में है। प्रॉब्लम किसकी होती है? वो लोग जो इसमें पिसे जाते हैं और जिनकी कहानियां कहीं नहीं सुनी जाएगी, ना सुनाई जाएगी। तो है ना, उन चीज़ों से बचें भाई, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। ट्रिकों पे सावधान। ट्रिकों, अगर आप ट्रिकबाजी में चल रहे हैं तो PYQ आपके लिए 0 यूज़ का है। लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बाद, आपको पता होगा कि हाँ यार 2023 में उन्होंने कोबाल्ट पे सवाल पूछा हुआ है कि कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है, पूछा था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना। अगर उस पर सवाल पूछा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हो सकता है 2 साल बाद फिर से कोबाल्ट पे सवाल पूछे। लिथियम ट्रायंगल पे सवाल आया है तो हो सकता है इस पे सवाल पूछे। पूछ भी क्या बेसिक लिया, इलेक्ट्रिक बैटरीज में इनमें से कैथोड कौन से यूज़ होते हैं, और नई बात नहीं है, ऑलरेडी पहले सवाल पूछा हुआ है। ये देख लो इस साल क्या क्वेश्चन हुआ, प्रोटीन पे। अच्छा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पे कमेंट में आना। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं इतने टाइम से, मैंने बोला था ना आपको। और ये ऐसा नहीं है कि PYQ रिसर्च प्रोग्राम में मेरे एक देखिए साइंस एंड टेक की एक सीरीज़ है ना, एक कोर्स है, काफ़ी सस्ता है, आप जाकर के देख लेना अगर आपको साइंस एंड टेक में प्रॉब्लम है। लेकिन पेड कोर्स में नहीं, उससे बाहर मैंने 2 वीडियोज़ अलग बनाई थी पिछले 1 साल के साइंस एंड टेक को करंट से लिंक करते हुए। फ्री में यहाँ अवेलेबल है, जाकर के उन्हें देखना, अगले साल देखना उससे क्वेश्चन कितने आएंगे। उसमें मैंने बोला था, मैंने गारंटी ले लो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से एक सवाल आएगा, देख लेना क्या होती है ये। सवाल बन गया इधर, है ना। और भगवान की दया है कि सवाल बना, मैं उसकी वो नहीं कह रहा कि UPSC ने मेरे कहने पे लिया, लेकिन इंट्यूशन होती है कि भाई इतनी न्यूज़ में है और इससे आज तक सवाल लंबे टाइम से पूछा भी नहीं गया, और पहली बार नहीं पूछा। इधर देख लो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अब बताएंगे कि इंटरफेरॉन जो है ये क्या चीज़ है। यू विल, है ना, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से रिलेटेड है, ऑलरेडी 2000 में पूछा हुआ है ये सवाल, आएगा ही आएगा। देखिए वायरस पे सवाल पूछा हुआ है कि ये कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, कहाँ नहीं, बेसिक सवाल। अंड भंड आदमी कोई आकर के इसमें, है ना, कोई भी इस सवाल को हाँ जो है टिक कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अगर नॉलेज थोड़ी बहुत ली है, कि अगर मैं आपको बोलूँ कि वायरसेस क्या आर्टिफिशियल मीडियम में कल्टीवेट नहीं हो सकते, कल्चर नहीं हो सकता है, आप उसे रॉन्ग मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये बात सच है, आर्टिफिशियल मीडियम में वायरसेस कल्चर नहीं किए जाते हैं। ये सवाल UPSC ने पहले पूछा था, वायरस पे पूछा था कि भैया इनमें से किसको इन्फेक्ट कर किया जा सकता है वायरसेस के द्वारा। आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, बैक्टीरिया भी होता है क्या, फंजाई भी होता है क्या, और वो कुछ का कुछ इसमें आंसर लगा लेगा। ऑलरेडी देखो ये सवाल पहले ही पूछा हुआ था, है ना। बैक्टीरिया कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट वायरसेस डू नॉट। पता होना चाहिए आपको कि क्या ये बात सच है कि नहीं है, वायरसेस के पास अपना पावर हाउस होता है या नहीं होता है। देखो ये तो पॉलिटी के तो मैंने सवाल लाए ही नहीं, जो 12-13 सवाल थे वो तो सारे ही PYQ थे। क्यों? क्योंकि एक लिमिट है, वहाँ से बाहर वो क्या पूछेगा। पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्री सीरीज है, यूट्यूब में आप जाकर के देखना। पॉलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना अगर, भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ अगले साल भी 15 में से 13 क्वेश्चन आपको वर्ड टू वर्ड वहाँ से मिलेंगे। और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ है, 27 घंटे की है बस, है ना। 27 घंटे में आपको लगभग पूरी पॉलिटी उसमें मिलेगी। नीचे जाकर के देखना इसमें, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। कमेंट सेक्शन में फिर बताना भी कि कैसी लगी आपको।
क्योंकि वो आपके एम लक्ष्मीकांत से भी बहुत ब्रॉड है, जा कर के देखना। तो ये देखो जोनल काउंसिल पे सवाल था, और कितना बेसिक, तो ये तो क्या ही तो लुंज क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इनमें से कौन सी है। कोई भी इसको मार्क कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पूछा है। सिमिलर नेचर का इसने 2013 में पूछा हुआ है, आईएएस में ही पूछा है। ये देखो फिफ्थ शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा 2025 में, रहा नहीं गया एक साल भी। 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था फिफ्थ शेड्यूल पे, शेड्यूल एरिया पे, है ना। सेम क्वेश्चन 2023 सेम थीम पे 23 में भी सवाल पूछा था। यहाँ से हमें पता चलता है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल कितने इंपॉर्टेंट है। और अगेन अगेन 2022 में मैंने 2022 में फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल पे एक वीडियो बना रखी है, जाकर के उसे देखना ये ऑप्शन आपको वहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, एक बार जाके देखना वो क्वेश्चन देख लेना एक बार अच्छे से, है ना। फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना, एक वीडियो है बस 19 मिनट की है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अच्छा ये देखो कि भैया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है कंट्री में, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है। देखो क्वेश्चन देख लो, 2019 का क्वेश्चन 2025 में डायरेक्ट रिपीटेशन। सो ऐसे जो, और ये तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 60 तक ही बताया है। आफ्टर दिस देयर आर 40 मोर क्वेश्चन जो मुझे आइडेंटिफाई करने हैं, पार्ट 2 में आएंगे, देख लेना उसे, है ना। पार्ट 2 में अगर देखने होंगे तो, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया लगे कि वो थीम कौन सी पकड़ रहा है। मैं आपको इन अ नटशेल कह रहा हूँ, इफ़ यू डू योर PYQs वेल, और वेल भी एक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट चीज़ों को रटो, नहीं। तरीका एक होता है कि आपको एक, है ना, एक गट फीलिंग आनी चाहिए, इंट्यूशन आनी चाहिए कि यार ये जो चीज़ है ये इस साल न्यूज़ में है, पॉसिबिलिटी है कि ये आए। प्रिडिक्ट नहीं करना है प्रीलिम्स को, क्योंकि बहुत ब्रॉड चीज़ है। जो आपको क्लेम कर भी रहा है ना, कोई अगर कह रहा है कि वी विल प्रिडिक्ट द प्रीलिम्स जस्ट विथ 20 ऑड वीडियोस, नो, ही इज़ डूइंग इट रॉन्ग, सॉरी, है ना। वो बस अपने उनके लिए कर रहे हैं, जो भी उनकी TRP टूर पे होगी, वो अपना अगेन 50-60 करोड़ रुपया वो बुक करेंगे और फिर चले जाएंगे, है ना, लाइक एवरीबडी एल्स। लेकिन आपका एक साल जाएगा। तो एक बात समझो, PYQ को करो, अच्छे से करो, लेकिन अटेम्प्ट मत करो, रिसर्च करो, सोचो, उसके, है ना, उसकी लैंग्वेज पे काम करो, उस लैंग्वेज को पकड़िए, ट्रिकों पे काम मत कीजिए, यहाँ क्लू ढूंढने में अपना भरोसा ज़्यादा रखिए, है ना। और थीम्स को देखिए कि वो किन से पूछ रहा है। अगले साल वो आपसे हो सकता है कि सेंट्रल, या फिर अगले साल हो सकता है वो आपसे एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पे सवाल पूछ ले। हाँ, आपको लगता है कि वो पूछेगा आपके शांति बिल से, है ना, जो भी वो बिल था पता नहीं क्या, वो कल ही आया हुआ है, आपको लगता है वो नए एटॉमिक एनर्जी एक्ट से पूछेगा, है ना। लेकिन पूछ वो कुछ और चीज़ से लेगा, वो पूछ लेगा आपके इंडिया US न्यूक्लियर डील से, और उसकी भी डिटेल्स पूछ लेगा। तो इस तरीके से स्टडी करना होता है ना, थीम्स को, है ना, बहुत ही डेप्थ में स्टडी कीजिए। लेकिन लेकिन सिर्फ उनको जो जो ऐसा ना हो, मतलब शोर को स्टडी मत कीजिए, संगीत को स्टडी कीजिए। और संगीत आता है एक पैटर्न से, संगीत बनता है पैटर्न में, पैटर्न करना पड़ता है आइडेंटिफाई, उसे आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी आपकी वो क्षमता डेवलप नहीं हुई है, टाइम आपके पास कम है, तो मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रख रखा है। और इसमें इस साल के लेटेस्ट जो करंट अफेयर है सब आपको मिलेगा, कोई क्वेश्चंस, है ना, अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि सब मिलेगा, दैट मीन्स सब मिलेगा। दिसंबर के बाद इसमें और नए लेक्चर आना शुरू होंगे, लगभग 60-70 आवर्स के। मार्च से पहले इसमें और सेशन जाएंगे, और ये आपके लिए सबसे बड़ा एक रिवीजन का बूस्टर सेशन, है ना, बूस्टर कोर्स ये मिलेगा। आप बस इसके 2 वीडियो पर डे देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई, इससे बेहतर आपने रिवीजन भी कभी नहीं किया होगा। आप एक बार इसमें एनरोल करके देखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड वेट फॉर द पार्ट 2, 2-3 दिन में आएगा, है ना, अगेन सिमिलर लाइन्स पे। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। और आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बाय।